हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसी चल रही है आप सबकी ज़िंदगी? फिलहाल मेरी ज़िंदगी तो ऐसी चल रही है कि आजकल घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो थोड़ी सी आपको साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ उसको झेल लेना। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हमने प्रीवियस क्लासेस में, जब हम समझ लो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, कि फ्रेडरिक सोरियो की क्या क्या पेंटिंग थी, उसमें क्या जो चार प्रिंट्स थे वो क्या शो करने की कोशिश कर रहे थे, उसके सारे ऑटोपेन विजन बिल्कुल सारे डिटेल फॉर्म में किया था। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की थी हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री की, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसमें हमने की टर्म्स पढ़े थे जो कि सारे चैप्टर में रिपीट होंगे। आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एट आइडिया ऑफ नेशन, कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही एक नेशन का आइडिया आया। ठीक है, क्योंकि पहले तो राजा रजवाड़े थे, मतलब राजाओं का रूल होता था। पहले कोई नेशन स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। पहले राजा होते थे, उनके जो रूल्स बनाते वही जो कहते थे वही रूल्स बनते थे। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक, मेजर विच क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन एंट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या मेजर्स आए, क्या फैक्टर्स आए जिन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, एक लोगों में यूनिटी को उत्पन्न किया, क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि एक किसी भी एक चीज को, अगर समझ लो कोई भी कंट्री को अगर एक नेशन बनना है, तो उसके लिए लोगों की यूनिटी बहुत जरूरी है। समझ लो आपकी, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कोई टीचर ने कोई भी लेट्स सपोज एक डिसीजन क्लास में किया, कि सबने कुछ भी कोई भी डिसीजन किया। ठीक है, बच्चे उनसे डिसएग्री हैं, भी हम वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आप सबको एक यूनिटी बनानी पड़ेगी कि मैम के खिलाफ नहीं, मतलब मैम को एक ऑपोजिट हम कह सकें। अगर एक बच्चा कहेगा तो शायद मैम ना सुने, अगर हम सारे कहेंगे तो यूनिटी होगी, तो शायद मैम हमारी बात ज्यादा सुने, तो ये होगी। वैसे ही एक राजा रजवाड़ों से एक नेशन स्टेट बनाने के लिए लोगों में यूनिटी लेके आने की कोशिश की गई, क्योंकि यूनिटी से ही एक नेशन स्टेट बनती है। जैसे इंडिया, हम इंडिया के हैं, तो हमें एक यूनिटी है कि हम एक इंडियंस हैं, तभी ये नेशन स्टेट बनी है। अगर सारे अलग अलग होते, कोई कहता ही ना मैं इंडियन हूँ, मतलब कोई भी एक सेंस ऑफ कलेक्टेड बिलोंगिंगनेस होती, एक दूसरे को हम भाईचारे से ना देखते, ठीक है, यूनिटी ना होती, तो बेसिकली तो हमारा भी एक नेशन नहीं बनना था। तो कैसे जो फ्रांस थी वो एक नेशन स्टेट बनी, वो देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर जिसने लोगों में यूनिटी लेके आई, वो फर्स्ट था आइडिया ऑफ ला पैत्रे, द फादरलैंड एंड ला सिटियम, द सिटीजन्स। सबसे पहला फैक्टर कि आइडिया ऑफ ला पैत्रे, ला पैत्रे एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब है द फादरलैंड, और ला सिटियन का आइडिया लेके आए, इसका मतलब द सिटीजन्स। कि जो फ्रेंच है वो फादरलैंड है, मतलब जैसे हम धरती हमारी कहते हैं ना, इंडिया इंडिया में कि धरती माँ की जय हो, वहाँ हमने धरती को एज ए मदर कंसीडर किया, वो कहते थे हम फ्रांस को एज ए फादरलैंड कंसीडर करेंगे। फाइन, ठीक है, ये आइडिया आया। फिर सेकंड ला सिटियन, मतलब द सिटीजन्स, और सिटीजन्स का ये एक देश है, मतलब समझिए ना एक नेशन है। ठीक है, ये आइडिया आया, दो आइडिया, इससे लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, सबसे पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन मींस एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, एक कॉमन संविधान बनाया गया, एक ही सब लोगों का संविधान बनाया गया। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए गए। मतलब जैसे किसी बंदे को कोई भी राइट है, तो सिर्फ रिच पीपल या पुअर पीपल को नहीं है, सबको ही राइट है, चाहे वो मिडिल क्लास है, रिच है या पुअर है, सबको अगर कोई भी राइट दिया गया तो सबको है। ठीक है, तो वो राइट्स दिए गए। पहले बेसिकली वहां पे इक्वल राइट्स नहीं थे, इससे पहले, मतलब जो अब सिचुएशन है इससे पहले वहां पे इक्वल राइट्स नहीं थे। रिच पीपल को कोई स्पेशली राइट्स हैं, पुअर को बिल्कुल इन्फीरियर राइट्स हैं, तो बिल्कुल भी राइट्स नहीं थे। तो इसके अंदर एक कॉमन राइट्स लेके आए भी, सबको एक ऐसे लगे कि हम कॉमन पीपल है। ठीक है, न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब ये थर्ड है, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन। अब एक नया फ्रेंच फ्लैग लेके आएगी, ट्राई कलर जो तीन रंगों से बना हुआ था वो चूज किया गया। और हाँ, इससे याद आई, बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे मैसेज किए कि इसका कौन सा कलर था, पर बहुत सारे आप जैसे बच्चों ने मुझे नहीं बताया। तो आपको अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो प्लीज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होमवर्क को कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट, मतलब बताने की, ताकि मुझे भी लगे हाँ मेरे जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ वो उन्हें भी अच्छा लग रहा है, वो भी समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप कमेंट्स कर दिया करो, मुझे वो ही खुशी है। ठीक है, एक नया फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर तीन रंगों का,
ठीक है, जिन जिन लोगों ने पिछली बार नहीं किए ना, इस बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो 3 रंग कौन से थे। ठीक है, जिन लोगों ने किया उनके लिए क्लैपिंग। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट का क्या लॉजिक था? ये लॉजिक था कि सारे लोगों को एक यूनिटी है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक यूनिटी के लिए हैं। तो इसका भी एक लॉजिक था कि फ्रेंच फ्लैग इसलिए लेके आया ताकि लोगों में एक यूनिटी है। ठीक है, जैसे इंडिया का फ्रेंच फ्लैग कैसे, इंडिया का अपना फ्लैग है 3 रंगों का, तो वो एक एक चीजें रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही फ्रेंच फ्लैग भी कुछ ना कुछ चीज रिप्रेजेंट करता है। अब ए स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। अब फोर्थ में एक स्टेट जर्नल बनाएगी, ठीक है, वो इलेक्ट की बाय एक्टिव सिटीजंस। बेसिकली फ्रेंच कॉलोनीज में, मतलब फ्रेंच सोसाइटी में 2 काइंड ऑफ पीपल थे, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव सिटीजंस वो थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, कोई भी कानून है, कोई भी चीज है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और पैसिव सिटीजंस वो होते थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक इजी सा, जैसे क्लास है, कुछ बच्चे तो ऐसे नहीं होते जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ होते हैं जो पीछे रहते हैं, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो होशियार है या नहीं है, फिर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे ही वो थे। ठीक है, 2 काइंड ऑफ पीपल थे, एक एक्टिव सिटीजंस, एक पैसिव। एक्टिव जो एक्टिवली पार्ट करते हैं, और पैसिव जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते। फाइन। सो गाइस अब हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में कौन कौन से बेसिकली लोग इंक्लूड होते थे, मतलब कौन कौन से लोग आते थे। सो गाइस एक्टिव सिटीजन्स में बेसिकली एडुकेटेड पर्सन्स हु पे टैक्सेस। एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग होते थे जो पढ़े लिखे लोग थे और वो टैक्सेस देते थे। बेसिकली बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि वो लैंडलॉर्ड्स, वो अमीर लोग जो 3 दिन एक लेबर के इक्वल का टैक्स देते हैं और 25 अबव है, ऐसा एक आपको बुक्स में मिलेगा, एक बार वो पढ़ लेना, ठीक है, मोर क्लैरिटी के लिए। अब इसमें जनरली इट इंक्लूड्स लैंडलॉर्ड्स एंड रिच एडुकेटेड पीपल। इसमें लैंडलॉर्ड्स आ जाते थे, बड़े बड़े लैंड के मालिक, ज़मीनों के मालिक, और जो रिच अमीर एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग आ जाते थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, भी एक्टिव सिटीजन्स का मीनिंग समझ आ गया होगा, फिर उसके बाद जो जो लोग आते हैं उसमें। ओके फाइन, अब आगे हम पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में बेसिकली वो लोग आते हैं विच आर इलिटरेट पर्सन्स, ठीक है, हु डू नॉट पे टैक्सेस। इलिटरेट अनपढ़ लोग आते हैं जो कि टैक्सेस नहीं पे करते, ठीक है। सो गाइस पैसिव सिटीजन्स बेसिकली इंक्लूड्स वीमेंस एंड पुअर लेबरर्स। मतलब इसमें वीमेंस आ जाती थी, औरतें आ जाती थी, और जो गरीब लेबरर्स थे वो आ जाते थे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, पैसिव का मतलब समझ आ गया होगा, फिर उसके बाद ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी इसमें लोग आते हैं। फाइन। अब आ गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। और न्यू हिम्स लेके आएंगे, मतलब भजन, नए नए भजन लेके आएंगे, और ओथ्स मतलब शपथ, और नई नई शपथ लीगी। जैसे ना इंडिया में बहुत सारी शपथ है कि हम इंडिया हमारा मदरलैंड है, ऐसी बहुत सारी शपथ है। ठीक है, वैसे फ्रेंच पीपल्स में एक शपथ लेके आएगी ताकि यूनिटी है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, centralized administrative system was put in place and it formulates uniform laws for all citizens। एक centralized administrative system मतलब जो laws बनाता है और laws को वो करता है, implement करता है। ठीक है, एक centralized administrative system लेके बनाया गया जो क्या करता है, it formulates uniform laws for all citizens, जो कि बनाता था एक यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब लाइक स्कूल में यूनिफॉर्म होती थी जिसमें सारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म डालते थे, वैसे सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज लेके आए, मतलब जो लॉज हैं वो सबके लिए एक है। ठीक है, अब सेवंथ पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को क्या किया, अबोलिश किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, जैसे क्या होता था, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, सपोज आई एम बिजनेसमैन, ठीक है, मैं पंजाब के रहने वाला हूँ, मैं जाके हरियाणा में ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो समझ लो मेरे रास्ते में 5 कस्टम ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, 5 ऑफिसर आते हैं, वो क्या करेंगे, सब कोई ना कोई टैक्स मेरे से चार्ज करेंगे। ठीक है, समझ लो मैं 50,000 यहाँ से लेके चला हूँ, ठीक है, सारे जो कस्टम ड्यूटीज हैं, ऑफिसर्स हैं, मेरे से 5,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, तो समझ लो मेरे रास्ते में 5 कस्टम ड्यूटीज हैं, जो 5 ऑफिसर हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। पहले ने 5,000 किए, तो ऐसे 5 करेंगे तो 25,000 हो गया। तो मैं यहाँ से पंजाब से लेके गया था 50,000, वहां तक मैं गया, वो तो 25,000 तो उन्होंने ऑफिसर्स ने ले लिया एज ए टैक्स। तो ये था।
यही था इसका ऑब्जेक्टिव कि जो बिजनेसमैन है वो और ग्रो करे, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड। कस्टम ड्यूटी समझ गए भी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे बिजनेसमैन द्वारा, मतलब बिजनेसमैन से, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडोप्टेड। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए मेजर वेट्स एंड मेजर्स का। समझ लो कोई बिजनेसमैन है, समझ लो मैं पंजाब से गया, ठीक है, हरियाणा तक ट्रेडिंग के पर्पज से। पंजाब में इसे कहते हैं 50 ग्राम का, ठीक है। और मेरे पास ये फोन है, हरियाणा में इस फोन को कहते हैं 50 ग्राम, ठीक है। वो इससे कैलकुलेट करते हैं 50 ग्राम का कुछ। मैं पंजाब के ट्रेडर जो भी बिजनेसमैन है वो इससे वो करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। ये था। फिर जो लोगों ने क्या किया, ये सारे खत्म कर दिए, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे, एक यूनिफॉर्म मेजर्स लेके आएंगे कि सपोज ये है ना, ये सब पूरे फ्रेंच सो गाइस, आज का हम अपना लेक्चर इतना ही सीमित रखते हैं, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े बड़े मैं अपने वीडियो लेक्चर्स आपको दूं, ठीक है, बोरिंग नहीं करना चाहता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे नेपोलियन बोनापार्ट भाई कैसे फ्रेंच को रूल किया, वो कैसे एक एग्जिस्टेंस में आए, उनकी नींव कैसी थी, तो सब कुछ पढ़ेंगे हम, उनका बैकग्राउंड, मतलब नाइन्थ से उठाएंगे आपको भी, चाहे आपने नाइन्थ में थोड़ा सा ढीला ढाला सा भी पढ़ा हो, फिर भी आपकी जो बैकबोन है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। फिर उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए अपने फ्रांस में, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया। बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा, कि मुझे लगता है भी अभी भी कि जो नेपोलियन है वो हिटलर से तो काफ़ी अच्छा है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो हिटलर से तो बहुत बढ़िया है। हिटलर भी एक रूलर था, डिक्टेटर था जैसे नेपोलियन था, पर नेपोलियन उनसे बढ़िया है। अब आप सोचोगे क्यों, इसका आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। बेसिकली आप भी थोड़ा सा फाइंड करना, सर्च करना गूगल पे भी, जो मैं कह रहा हूँ क्या असली में ऐसा है कि नहीं, ठीक है। जो आपको मैंने आज कराया है ना, वो मैंने लगभग 7-8 करा दिए, ठीक है। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का आता है, मेरे फाइनल्स में तो आया ही आया था, ठीक है। आप भी जरूर वो एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आंसर भी इजी है, क्वेश्चन तो बढ़िया होता ही है, आंसर भी इजी है, ठीक है। उसे लर्न कर लेना। 7 से 8 मैंने करा दिए, 5 सिर्फ लर्न कर लेना, ठीक है। जो इजी आपको लगेंगे 5 लर्न कर लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको हिस्ट्री की, मेरी मैडम जो कहते थे, मेरे मैम कहते थे, उन्होंने मुझे एक की पॉइंट बताया था कि बेटा हिस्ट्री में ना कभी भी पैसेज मत लिखना, ठीक है, की पॉइंट्स में लिखना, कुछ भी चीज लिखनी है, ठीक है। जैसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये लिख दिया आपने, ठीक है, उसे अंडरलाइन करके फिर चीजें लिखना, ठीक है। ऐसे करके आपने 5 पॉइंट बना देने, ठीक है, ऐसे लिख के आना। आपको एक तो जो आपका टीचर होगा बढ़िया मार्क्स देगा और उसे अच्छा भी लगेगा, ठीक है। उसे जो वो चेक करता है तो उसे अच्छे तरीके से चेक भी हो जाता है और उसे पढ़ने में भी इजी होता है, ठीक है। वो पैराग्राफ तो हिस्ट्री में इतने बकवास लगते हैं कि टीचर्स मुझे कहते थे कि युवराज कभी भी पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट्स में लिखना, उन्हें भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेपोलियन की बातें करते हैं कुछ।